नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है लर्न विद एडू फंडा। मैं हूं कौशल जायसवाल और दोस्तों फिर से लेकर हाजिर हूं मैं सीटेट की नेक्स्ट टॉपिक जो यूपी टेट के लिए इंपॉर्टेंट है। ये 2-4 क्वेश्चन यूपी टेट में आते हैं, लेकिन सीटेट के लिए तो ये ईवीएस में एक चैप्टर है दोस्तों जिसका नाम है इकोलॉजी पारिस्थितिकी तंत्र। तो इकोलॉजी चैप्टर दोस्तों आज पूरा खत्म कर देंगे। जितने भी उससे क्वेश्चन बन सकते हैं जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है वो सारे क्वेश्चन मैं एक 1 लाइनर फॉर्म में लेकर आया हूँ दोस्तों। एमसीक्यू करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एमसीक्यू हम लोग लास्ट में करेंगे दोस्तों। जब सारे चैप्टर में पढ़ा दूंगा तो उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट के तौर पे सारे क्वेश्चन को किया जाएगा। फिलहाल ये 1 लाइनर है ताकि आप लोग जल्दी जल्दी याद करें और टाइम कम लगे दोस्तों, क्योंकि टाइम इंपॉर्टेंट है आपके लिए भी और हमारे लिए भी। तो दोस्तों चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पहला हमारा है कि 10% दोस्तों 10% संबंधित ऊर्जा खाद्य के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक पहुंचने से मतलब दोस्तों जो आपका लिंडेमान जो साइंटिस्ट थे उन्होंने दिया था 10 ऊर्जा का ह्रास वाला नियम, जिसमें मतलब जो सेंटर से जब ट्रांसफ़र होता है ऊर्जा तो केवल 10% ही ऊर्जा पहुंच पाती है, बाकी 90% क्या होता है दोस्तों ह्रास हो जाता है। उन्होंने ये भी बताया था कि ऊर्जा जो है स्थल मंडल पे ऊर्जा ऊर्जा का पिरामिड सीधा बनता है, तालाब में उल्टा बनता है। मतलब स्थल में सीधा बनेगा और जल में उल्टा बनेगा। ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया दोस्तों, पूछा भी है सीटेट में। तो दिया दूसरा है जीव से जैव मंडल तक जैविक संगठन का सही क्रम है। जीव से जैव मंडल तक जैविक संगठन का सही क्रम है। तो दोस्तों पहले आता है आपका जनसंख्या, उसके बाद से आएगा समुदाय, उसके बाद से पारिस्थितिकी तंत्र और लास्ट में आएगा दोस्तों भूदृश्य। तो अगर ये आपको अरेंज करने के लिए दे दो दोस्तों कि जीव से जैव मंडल तक जैविक संगठन का सही क्रम है, तो क्या है दोस्तों जनसंख्या है, फिर समुदाय आएगा, फिर पारिस्थितिकी तंत्र मतलब आएगा, उसके बाद लास्ट में क्या आएगा दोस्तों भूदृश्य आएगा। इसको आप देख लीजिएगा। अगला है स्वपोषी। कभी कभी स्वपोषी देता है, कभी कभी स्वपोषज दे देता है। स्तर पर उत्पादन को कहा जाता है। मतलब स्वपोषी जो मतलब खुद अपना भरण पोषण करते दोस्तों को क्या कहा जाता है प्राथमिक उत्पादकता। किसको क्या बोलते दोस्तों प्राथमिक उत्पादकता बोलते हैं। और परपोषी स्तर के उत्पादन संदर्भ में आता है उसे क्या बोलते हैं दोस्तों द्वितीय उत्पादकता। तो जैसे मान लीजिए पौधे वगैरह क्या है दोस्तों प्रथम उत्पादक हैं, उसे वही बात पूछ रहा है दोस्तों। ये चैन जो आपका फूड चैन है उसके अंतर्गत आ जाते हैं। अगला है एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य स्तर स्थानांतरण के पश्चात क्या होती है दोस्तों घटती है। अभी मैंने बताया दोस्तों कि जब ट्रांसफर होता है, जब ऊर्जा का ट्रांसफर होता है तो केवल 10% ही ऊर्जा ट्रांसफर हो पाती है, बाकी 90% ऊर्जा क्या होता है तो ह्रास हो जाता है। मतलब जब प्रथम से द्वितीयक में जब वो ट्रांसफर होगा दोस्तों ऊर्जा तो केवल 10% ही पहुंचता है, बाकी 90% का वहाँ पे क्या हो जाता है दोस्तों ह्रास हो जाता है। आप लोग ये ध्यान रखिएगा। तो घट ही रहा है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा कुछ कारणवश यदि तितलियों की जाति की संख्या में बड़ी गिरावट होती है तो इसके जो संभावित परिणाम हो सकते हैं वे हैं। मतलब ऐसा कह रहा है कि जो तितलियां हैं, तितलियों से ही दोस्तों आपको पता है कि जो परागकण वगैरह होते हैं, फूलों की प्रजातियां तमाम सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। ये पूछ रहा है कि अगर तितलियों की प्रजातियां कम हो जाती हैं तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, वो बता रहा है दोस्तों। तो क्या होगा दोस्तों कुछ पौधों के परागकण प्रतिकुल प्रभाव पड़ सकता है। इसके कारण मकड़ियों पक्षियों की कुछ प्रजातियों की समाविष्टि में गिरावट आ सकता है। दोस्तों तितलियां नहीं होंगी तो तितलियों का काम क्या है, एक फूल से दूसरे फूल पे बैठना, तो ये उनके जो पंखों से जो परागकण चिपक जाते हैं तो इससे क्या होता है दोस्तों प्रजातियों का इधर उधर ट्रांसफर होता रहता है। वो अगर तितलियां ही नहीं रहेंगी तो दोस्तों तब कीड़े मकोड़े पक्षियों की प्रजातियों में भी क्या हो जाएगा गिरावट आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि पारिस्थितिकी पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। तो पारिस्थितिकी के अंदर किसका अध्ययन करते हैं दोस्तों, तो सबको पता है जीव और वातावरण के बीच के जो अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है दोस्तों पारिस्थितिकी अध्ययन कहता है इकोलॉजी कहलाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों। तो क्या कहलाता है दोस्तों जीव और वातावरण के बीच के अध्ययन क्या बोलते हैं पारिस्थितिकी पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। जीव विज्ञान की एक शाखा जिसमें जीव समुदायों तथा उनके वातावरण के मध्य पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो अभी मैंने बताया दोस्तों क्या कहते हैं पारिस्थितिकी। उसको तंत्र को क्या बोलते हैं दोस्तों इकोसिस्टम। अर्नेस्ट हैकल ने इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। मतलब सबसे पहले ये पूछ दे दोस्तों, अभी ये सुपरटेट में भी आया था, रीट में भी ये क्वेश्चन आया था दोस्तों कि सबसे पहले इकोसिस्टम का मतलब जो है प्रयोग इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो किसने किया दोस्तों अर्नेस्ट हैकल ने किया हुआ था।
और अर्नेस्ट हैकल ने जब इसका प्रयोग किया तो वो पहले किस नाम से उसको बताया दोस्तों, ऑक्योलॉजी, जैसे दिया हुआ है आर्कियोलॉजी, उसके बाद में उसको सही करके बाद के जो विद्वान है उसको इकोलॉजी करने लगे दोस्तों। बाकी जो अर्नेस्ट हैकल ने दिया था उसका नाम क्या था दोस्तों, ऑक्योलॉजी। ये पूछ सकता है दोस्तों, आपको 4 ऑप्शन दे देगा कि अर्नेस्ट हैकल ने जो पारिस्थितिकी के लिए जो शब्द प्रयोग किया था वो क्या है, इकोलॉजी, ऑक्योलॉजी, और 2-4 ऑप्शन दे सकता है। तो आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, क्या है वो, इकोलॉजी बताया था अर्नेस्ट हैकल ने। नेक्स्ट है हमारा, जीवधारियों के कार्बनिक और अकार्बनिक वातावरण और पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को पारिस्थितिकी अथवा परिस्थितिकी विज्ञान कहते हैं। यह बताया किसने, तो अर्नेस्ट हैकल ने। क्या बताया था दोस्तों कि जीवधारियों के कार्बनिक और अकार्बनिक वातावरण और पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को पारिस्थितिकी या पारिस्थितिकी विज्ञान कहते हैं। मतलब कार्बनिक, अकार्बनिक, जैवों और वातावरण के बीच के अध्ययन को क्या कहा जाता है दोस्तों, पारिस्थितिकी कहा जाता है, जिसे किसने बताया था दोस्तों, अर्नेस्ट हैकल ने बताया था। नेक्स्ट है हमारा, परिस्थितिकी प्रकृति की संरचना एवं प्रक्रिया का अध्ययन, यह बताया किसने, तो यूजीन ओडम ने दोस्तों। इसको नाम याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। क्या, तो परिस्थितिकी प्रकृति की संरचना एवं प्रक्रिया का अध्ययन है। परिस्थितिकी क्या है दोस्तों, प्रकृति मतलब नेचर और उसके सिस्टम, प्रोसेस का अध्ययन है। यह कौन बताया था दोस्तों, यूजीन ओडम ने बताया था, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा, सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम की संकल्पना प्रस्तावित की गई थी। कब की गई दोस्तों, तो वर्ष 1935 में एजी टांसले द्वारा। 2 बातें यहां पे स्पष्ट हो रही हैं दोस्तों। सबसे पहले पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो अर्नेस्ट हैकल ने। इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था, अर्नेस्ट हैकल ने। नाम क्या रखा था, ऑक्योलॉजी। और ये पूछ रहे थे कि पारिस्थितिकी तंत्र की खोज या फिर पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो किसने किया था दोस्तों, तो आपका क्या है, एजी टांसले। कंफ्यूज नहीं होना है, एजी टांसले पारिस्थितिकी तंत्र, और पारिस्थितिकी या इकोलॉजी कौन ने किया था दोस्तों, अर्नेस्ट हैकल ने। नेक्स्ट है हमारा, प्रकृति की एक कार्यात्मक इकाई फंक्शनल यूनिट के रूप में जानी जाती है। किसे जानी जाती है दोस्तों, पारिस्थितिकी तंत्र को। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सारे क्वेश्चन आए हुए हैं सीटेट में किसी न किसी ईयर में, और कुछ आने की संभावना है। तो केवल जितने भी पारिस्थितिकी में इकोलॉजी से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते थे सारे मैंने इसमें डाल दिए दोस्तों। तो प्रकृति की एक कार्यात्मक इकाई फंक्शनल यूनिट के रूप में जानी जाती है। किसको जानी जाती है दोस्तों, पारिस्थितिकी तंत्र को। पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में सही कथन है, पूछ रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम के संबंध में सही कथन पूछ रहा है। तो क्या है दोस्तों, पारिस्थितिकी तंत्र किसी निश्चित स्थान समय के इकाई के समस्त जीवों तथा भौतिक पर्यावरण का प्रतिनिधित्व करता है। यह एक कार्यशील इकाई है, इसकी अपनी उत्पादकता होती है। क्या है पूछ रहा है दोस्तों, पारिस्थितिकी तंत्र किसी निश्चित स्थान समय इकाई के समस्त जीवों तथा भौतिक पर्यावरण की प्रतिनिधित्व करता है। यह एक कार्यशील इकाई, इसकी अपनी उत्पादकता होती है। मतलब इकोसिस्टम क्या है दोस्तों, जैव और वातावरण के बीच जो अंतःक्रिया होती है, जो एक सिस्टम बना हुआ है, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, इकोसिस्टम बोलते हैं। और ये बात इकोसिस्टम का प्रयोग किसने किया था, तो आपको पता है दोस्तों, किसने किया था, एजी टांसले ने। नेक्स्ट है हमारा, पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में क्या सही नहीं है, तो यह एक बंद तंत्र है। बिल्कुल नहीं दोस्तों, पारिस्थितिकी तंत्र क्या है दोस्तों, एक खुला तंत्र है। और सबसे ज्यादा जैव पारिस्थितिकी तंत्र मतलब देखने को मिलता है कहाँ पे, तो आपका स्थल मंडल में, और जल में सबसे ज्यादा, समुद्र में सबसे ज्यादा पारिस्थितिकी तंत्र मिलेगा देखने को, क्योंकि वहाँ पे तरह तरह के जीव होंगे। नेक्स्ट है हमारा, पारितंत्र इकोसिस्टम शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन है। तो क्या है दोस्तों, जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं, ये क्या है दोस्तों, आपका पारितंत्र है। मतलब पारितंत्र किसे कहते हैं, जीव जहां वे रहते हैं, जैसे आपका मनुष्य भी हो गया, सांप हो गए, बिच्छू हो गए, घास का मैदान हो गया, उसमें तमाम सारे जीव रहते हैं दोस्तों, उन सब क्या है, वो आपका पारिस्थितिकी तंत्र है, और जो समुदाय में वे रहते हैं। नेक्स्ट है हमारा, किसी क्षेत्र के सभी जीवधारी तथा वातावरण में उपस्थित अजैव घटक संयुक्त रूप से निर्माण करते हैं। किसका करते हैं दोस्तों, तो पारितंत्र क्या करते हैं। क्या गोहरा फिर से सुन लीजिए, किसी क्षेत्र के सभी जीवधारी तथा वातावरण में उपस्थित अजैव घटक संयुक्त रूप से निर्माण करते हैं। किसका करते हैं दोस्तों, तो पारितंत्र का करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, देखते हैं, अब पूछ ले दोस्तों कि कृत्रिम पारितंत्र क्या है, तो खेत है। कृत्रिम से मतलब दोस्तों कि जो पारितंत्र बाय नेचर है वो कौन है दोस्तों, प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है, और जिसको मनुष्य ने स्वयं बनाया है, जैसे घर हो गया, खेत हो गया, ये सब क्या है दोस्तों, आपका कृत्रिम पारितंत्र है। कृत्रिम
कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र क्या है दोस्तों? धान का खेत, धान का खेत भी मनुष्य द्वारा बोया जाता है, तो भी क्या है दोस्तों? कृत्रिम। आप आसानी से समझ सकते हैं, जिसका निर्माण बाई नेचर हुआ होगा, जो प्रकृति के द्वारा जो पारिस्थितिकी तंत्र होगा वो क्या है? आपका प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र है। और जो उसको मनुष्य ने बनाया है अपने सुविधा अनुसार, चाहे वो कोई भी खेत हो, धान का खेत हो या फिर घर हो, ये सब क्या है दोस्तों? कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। जैसे आपका ये जहाँ पे तमाम सारे फूलों का नर्सरी हो गया, जहाँ पे पौधों को, विभिन्न प्रजातियों को पौधों को रखा है, तो वो भी क्या है? कृत्रिम, मनुष्य द्वारा बनाया गया, वो भी क्या है? आपका कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। अगला है घास, स्थल, वन तथा मरुस्थल उदाहरण है किसके दोस्तों? तो स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के। तो घास भी स्थल पे ही होती है, वन तथा मरुस्थल सब क्या है दोस्तों? स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण है। झील हुआ, समुद्र हुआ, ये सब क्या है दोस्तों? जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में होते हैं। और सबसे ज़्यादा पारिस्थितिकी की विभिन्नता कहाँ पाई जाएगी दोस्तों? जल में ही पाई जाएगी। और एक बात दोस्तों याद रखिएगा कि जल का पिरामिड क्या बनता है दोस्तों? उल्टा बनता है, और स्थल में पिरामिड क्या बनता है दोस्तों? सीधा बनता है। नेक्स्ट है हमारा, किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की सीमा जिससे पर्यावरण समर्थन कर सकता है कहलाता है। तो क्या कहलाता है दोस्तों? वहन क्षमता। क्या, फिर से सुनिए, किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की सीमा जिसे पर्यावरण समर्थन कर सकता है कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? वहन क्षमता कहलाता है। और ये अगर देखिए, बिना पर्यावरण की रुकावट के प्रजनन की क्षमता कहलाती है जैविक विभव। बिना पर्यावरण की रुकावट की प्रजनन की क्षमता क्या कहलाती है दोस्तों? जैविक विभव। अगला है, पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र में फैला पारिस्थितिकी तंत्र है क्या है? तो दोस्तों समुद्री। अभी मैंने बताया जल का सबसे ज्यादा समुद्री, क्योंकि आपको पता है कि पृथ्वी के 2/3 भाग पे क्या है? केवल जल ही जल है, तो सबसे ज्यादा उसके पारिस्थितिकी तंत्र भी बड़े होंगे। उसमें तमाम तरह के जलीय जीव हैं, जिसका अंदाजा लगाना मुश्किल है कि कितने प्रकार के जलीय जीव समुद्र के नीचे हैं। तो सबसे ज्यादा पारिस्थितिकी तंत्र किसका बड़ा होगा दोस्तों? समुद्र का होगा। पृथ्वी पर विद्यमान जलमंडल हाइड्रोस्फीयर में समुद्री जल होता है लगभग 97%। नेक्स्ट है हमारा, समुद्री जल में सर्वाधिक व्याप्त लवण है तो कौन है दोस्तों? सोडियम क्लोराइड की मात्रा सबसे ज्यादा है। भारत में पूछ ले तो सांभर झील राजस्थान। उसके बाद से दुनिया के स्तर की बात करें तो दोस्तों बहुत सारे, और उसको किस में माना जाता है दोस्तों? तो प्रति 1000 में उसको वो किया जाता है। अगला है, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। क्या करता है दोस्तों? तो अधिक से अधिक वन रोपण करें, वर्षा जल प्रबंधन तथा जैव मंडल भंडार। मतलब पारिस्थितिकी को एक बैलेंस में रखने के लिए अधिक से अधिक आप वृक्षों को लगाएं, जल का दोहन ना होने दें। तो दोस्तों इससे क्या होगा? इकोसिस्टम बैलेंस में रहेगा। और जैसे उसका ज़्यादा आदमी एकदम कृत्रिमता में भिड़ जाएगा, वनों का नाश करेगा, जलों का बेमतलब का दोहन करेगा दोस्तों, तो पारिस्थितिकी तंत्र क्या होगा दोस्तों? डिसबैलेंस होगा। उनके मान लीजिए जंगल है, जंगलों को आप काट के बिल्डिंग बना रहे हो, तो क्या है? ये पारिस्थितिकी तंत्र के खिलाफ ही तो है। वहाँ के जो जंगली जानवर है वगैरह हट जाएंगे, तो दोस्तों इससे क्या होगा? पारिस्थितिकी तंत्र का जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब होगा। नेक्स्ट है हमारा, वन्य जीव संरक्षण एवं पर्यावरण में व्याप्त प्रदूषण का निवारण मददगार है। किसमें? तो पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में। अभी मैंने बताया दोस्तों कि वन्य जीव संरक्षण, इसलिए तो जितने भी आपके बायो रिजर्व हैं देख लीजिए, या फिर आपके टाइगर रिजर्व हैं, जितने भी चिड़ियाघर बनाए जाते हैं, क्यों? इससे क्या है? अलग अलग प्रजातियों को लाकर वहाँ पे बसाया जा रहा है, ताकि क्या है? पर्यावरण का जो बैलेंस है वो मेंटेन रहे। नेक्स्ट है हमारा, भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का एक मुख्य कारण है। तो क्या है दोस्तों? वनोन्मूलन। बिल्कुल, ये तो नॉर्मल सी बात है। अधिक से अधिक पेड़ कटाई की जा रही है, जनसंख्या वृद्धि है, उसके कारण रहने के स्थान सीमित हैं, तो लोग जंगलों को काटकर पहाड़ों को करके क्या कर रहे हैं? वहाँ पे मनुष्य के लिए पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा? पर्यावरण डिस्टर्ब होगा। दोस्तों वह कार्य जिससे किसी पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ सकता है, क्या कहलाता है दोस्तों? वृक्ष को काटना। किसी के भी, जैसे मान लीजिए जंगल में जो ये रह रहे हैं, आपके जितने भी जानवर वगैरह रह रहे हैं, आप मनुष्य क्या कर रहा है? जंगलों को, पेड़ों को काट रहा है, फिर वहाँ पे मनुष्य के लिए पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण कर रहा है, तो फिर डिस्टर्ब हो रहा है नहीं बैलेंस। जानवर कहाँ जाएंगे? या तो मार दिए जा रहे हैं, फिर चिड़ियाघर में भेज दिए जा रहे हैं, या फिर कुछ पलायित हो जा रहे हैं दोस्तों। तो इससे क्या होगा? ये एक पारिस्थितिकी तंत्र, कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के लिए हम प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र को क्या कर रहे हैं? छेड़छाड़ कर रहे हैं, उसका डिस्टर्ब कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा, पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम में उच्चतम पोषण स्तर का प्राप्त करता है। तो कौन करता है दोस्तों? सर्वाहारी। अर्थात
सबसे पहले नंबर पे कौन आएगा दोस्तों? पादप। जो हरे पादप हैं वो क्या है? प्रथम उपभोक्ता हैं पारिस्थितिकी तंत्र में। हरे पौधे क्या है दोस्तों? हरे पौधे, हरे पौधे हो गए, ये सब क्या है दोस्तों? आपके उत्पादक हैं। हरे पौधों को कौन कहेगा दोस्तों? आपका मान लीजिए चूहा हुआ, हिरन हुआ, ये सब क्या है? जो शाकाहारी हैं। और उसके बाद से शाकाहारी के बाद से कौन आएंगे दोस्तों? मांसाहारी आएंगे, द्वितीय उपभोक्ता में आ जाएंगे। और सबसे ऊपर जो उच्चतम पोषण स्थान प्राप्त करता है वो कौन होता है दोस्तों? तो सर्वाहारी होता है, जो सब खाता है, मांसाहारी भी खाता है और शाकाहारी भी खाता है। वो क्या है दोस्तों? सबसे उच्चतम पोषण का प्राप्त करता है। और दोस्तों उसी में हम लोग भी आते हैं, मांसाहारी भी हैं और शाकाहारी भी खाते हैं, इसलिए हम सर्वाहारी हैं। पारिस्थितिकी तंत्र का एक जैवीय संगठक नहीं है, तो क्या नहीं है दोस्तों? तो वायु। वायु क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र का जैवीय संगठक नहीं है। जल है, नदी है, पहाड़ है, जंगल है, ये सब है, लेकिन दोस्तों वायु क्या है? ये पारिस्थितिकी तंत्र में नहीं आता। नेक्स्ट है हमारा पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है दोस्तों? सौर ऊर्जा। बिल्कुल, जितने भी पारिस्थितिकी तंत्र में छोटा से छोटा जीव हो या फिर बड़ा से बड़ा जीव हो, ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करता है दोस्तों? सूर्य से प्राप्त करता है। ये भी पूछ ले कि भूमंडल पे या वायुमंडल में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो क्या है दोस्तों? सूर्य है। इसको याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट है हमारा पारितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में जिस प्रकार के जीव अपघटक जीव कहलाते हैं, तो कौन करें दोस्तों? कवक और जीवाणु। पारितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में जिस प्रकार के जीव अपघटक जीव कहलाते हैं, कवक और जीवाणु। दोस्तों कोई भी आप देखते होंगे, कोई जानवर मर जाते हैं, अगर वो कहीं भी जंगल में मर जाते हैं दोस्तों, ये कवक और जीवाणु क्या होते हैं? उनको धीरे 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 करके क्या कर लेते हैं? एक तरह से खत्म कर लेते हैं। तो क्या है दोस्तों? एक तरह से अपघटक ही है ना, उनको खत्म कर दे रहे हैं। और अपमार्जक पूछ लेगा, अपमार्जक कौन है? तो दोस्तों कौन कौन है? तो कौवा अपमार्जक जीव है आपका। क्या है दोस्तों? कौवा अपमार्जक जीव है। गिद्ध आपके अपमार्जक जीव है। खैर गिद्धों की तो संख्या ही खत्म हो रही है, इसके लिए दिक्कत है, लेकिन गिद्ध भी है, कौवा भी है, सब क्या है दोस्तों? अपमार्जक जीव हैं, जो क्या करते हैं? एक तरह सफाई का काम करते हैं। नेक्स्ट है हमारा अपघटक वे जीव होते हैं जो अपक्षय या सड़न की प्रक्रिया को तेज करते हैं, जिससे पुनः चक्रीकरण हो सके। बिल्कुल, मतलब जैसे मान लीजिए कोई जानवर मर जाता है तो ये कवक और जीवाणु उसमें लग जाते हैं और जल्दी उसको क्या करते हैं? सड़ाते हैं, ताकि वो क्या हो? फिर वे वायुमंडल में मिल जाए, वो मिट्टी में मिल जाए, ताकि पुनः चक्रण की प्रक्रिया प्रारंभ हो सके। नेक्स्ट है हमारा निर्जीव कार्बनिक तत्वों को अकार्बनिक यौगिक में तोड़ते हैं। कौन? अपघटक। मतलब कोई जानवर मरता है तो सजीव होता है, फिर उसको धीरे धीरे करके क्या करते हैं? सड़ाते हैं, तो दोस्तों क्या हो जाएगा? अपघटक में क्या हो जाएगा? अकार्बनिक यौगिक में तोड़ देते हैं, मतलब वो मिट्टी में मिल जाता है, फिर वो क्या होता है? ये इस तरह, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? अपघटक जीव बोला जाता है। नेक्स्ट है हमारा किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की सीमा जिसे पर्यावरण समर्थन कर सकता है कहलाता है। तो क्या कहलाता है दोस्तों? वहन क्षमता। इसको एज इट इज याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। बिना पर्यावरण के, तो बता दिया दोस्तों, बिना पर्यावरण के प्रजनन क्षमता क्या कहते हैं? जैविक विभव कहते हैं। एक पद जो केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए स्थान का ही नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका भी वर्णन करता है, क्या कहलाता है दोस्तों? तो पारिस्थितिकी कर्मता कहलाती है। एक पद जो केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए दिक् स्थान का ही नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? पारिस्थितिकी कर्मता कहलाता है। पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? अभी मैंने बताया दोस्तों, समुद्रिक है। पृथ्वी पर विद्यमान जल मंडल में समुद्री जल होता है 97%। ये हो गया दोस्तों, आई थिंक ये भी हो गया है। ये चलिए देखते हैं दोस्तों। निर्जीव कार्बनिक तत्वों को कार्बनिक यौगिक में तोड़ता है कौन दोस्तों? तो अपघटक अभी मैंने बताया। सूक्ष्म जीवों के विस्तृत किस्म जैसे फफूंद हुआ, जीवाणु हुआ, गोलकृमि हुआ, प्रोटोजोआ हुआ, केचुआ। केचुआ भी पूछ ले किसान का सबसे बड़ा मित्र कौन है दोस्तों? तो केचुआ है, क्योंकि वो मिट्टी खा के और क्या करता है? जो जमीन खेत होता है उनमें छेद करता है, जिससे क्या होता है? मिट्टी उपजाऊ होती है। तो सबसे बड़ा मित्र भी है किसान का, और अपघटकों की श्रेणी में आता है कौन कौन? केचुआ आता है, जीवाणु आता है, प्रोटोजोआ आएगा, फफूंद आएगा, ये सब क्या है दोस्तों? अपघटकों की श्रेणी में आएंगे। प्राथमिक उपभोक्ता क्या है दोस्तों? चींटी तथा हिरण, अभी मैंने बताया। किसी खाद्य श्रृंखला में मुख्यतः प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं, तो कौन आते हैं दोस्तों? तो शाकाहारी। शाकाहारी क्या है दोस्तों? प्राथमिक उपभोक्ता है। और द्वितीयक उपभोक्ता कौन है? जो मांसाहारी हैं, जैसे मनुष्य हैं। और उत्पादक कौन है दोस्तों? हरे पादप, ये क्या है? आपके उत्पादक हैं। नेक्स्ट है हमारा अपघटक तथा प्राथमिक उपभोक्ता दोनों की श्रेणी में आती है चींटी। तो आपको पता है दोस्तों कि उपभोक्ता तो ही है, और क्या है दोस्तों? ये अपघटक भी है। चींटी को भी देखो किसी चीज़ में लग जाएगी तो चींटी धीरे धीरे क्या कर उसको खत्म कर देगी। तो एक तरह से अपघटक की श्रेणी में भी ये आते हैं चींटी। साग सब्जियों का सेवन करते समय
मनुष्य प्राथमिक उपभोक्ता की, जबकि मांस भक्षी होने पर श्रेणी में आएगा। तो द्वितीयक उपभोक्ता की मैंने बताया दोस्तों, मांसाहारी है तो क्या होगा, वो मांस, मनुष्य क्या करता है, मांस भी खाता है और साग सब्जियां भी खाता है, इसलिए क्या होगा दोस्तों, मनुष्य प्राथमिक उपभोक्ता है, जबकि मांस भक्षी होने पर वो श्रेणी में किस में आएगा, द्वितीयक उपभोक्ता में आएगा। अगला है समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं, तो कौन होते हैं दोस्तों, तो फाइटोप्लैंक्टन्स। क्या है दोस्तों, समुद्री वातावरण में प्राथमिक उत्पादक होते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स। मतलब जैसे दोस्तों ये कब होते हैं, इसका सुन लीजिए, भूमध्य सागर के करीब जो 60 डिग्री के, आई थिंक हाँ 60 डिग्री या 45 डिग्री के रेंज में जो समुद्र भूमध्य सागर है, वहाँ पे जब ये चक्रवात आता है, तो जब मतलब दो विपरीत, जब एक पोलर से एक हवा आ रही है दोस्तों, देखिए यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, जैसे मान लीजिए वो ग्लोब है, ये आपका अक्षांश है, तो मान लीजिए पोलर से हवा आ रही है एक ठंडी, और इधर से जो आपकी वेस्टर्ली चल रही है गर्म, जब एक परस्पर ढलवा सीमा से मिलती हैं तो एक अलग प्रकार का फेनोमेना तैयार होता है, मतलब एक ठंडी और एक गर्म, तो उससे जब एक दूसरे से टकराती है दोस्तों, तो वहाँ पे इनका जन्म होता है फाइटोप्लैंक्टन्स का, और ये समुद्री जीव में पनपते हैं और इनको मछलियाँ खा के बड़ी तेज़ी से बढ़ती हैं दोस्तों। इसीलिए जितने भी उस डिग्री के आसपास जितने क्षेत्र हैं, जैसे शिकागो हो गया आपका, या आपका पोलैंड वगैरह जो हो गया, या आपका डेनमार्क वगैरह हो गया, जो भी मतलब उस रिलेटेड जितने भी जगह हैं, देश हैं, उन सब मछली व्यापार में सबसे एक नंबर में है। यही कारण है क्योंकि फाइटोप्लैंक्टन्स का निर्माण इसी कारण, दो जब विपरीत वायु राशि की हवाएं एक दूसरे से मिलती हैं तो इन सबों का निर्माण होता है समुद्री जीवों का। इसलिए बोला है समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स। पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में उत्पादक घटक होते हैं दोस्तों, तभी मैंने बताया उत्पादक घटक कौन होते हैं, हरे पादप या हरे पौधे। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके अपना मांस आहार स्वयं निर्मित करते हैं, क्या बोला था दोस्तों, तो फोटोसिंथेसिस। और मैंने ये भी बताया दोस्तों, कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो कीट भक्षी होते हैं, तो इसे ऐसा नहीं है उसमें पूछ ले कि जो कीट भक्षी से पीचर प्लांट हो गया, ये सब जो प्लांट होते हैं इनमें फोटोसिंथेसिस क्रिया होती है, तो बिल्कुल लिखना है होती है। वो कीट मकोड़े इसलिए खाते हैं ताकि वो अपनी नाइट्रोजन की कमी को पूरा कर सके, क्योंकि नाइट्रोजन वो जमीन से नहीं ले पाते हैं, इसके लिए वो इन कीड़ों को खाकर नाइट्रोजन की कमी को पूरा करते हैं। प्रथम उप पोषक स्तर के अंतर्गत आते कौन आते हैं दोस्तों, हरे पादप। नेक्स्ट है हमारा, पौधे हरे रंग के लवक क्लोरोफिल की सहायता से करते हैं, क्या करते हैं दोस्तों, तो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, सबको पता है। जीवित घटकों में शामिल होने के कारण पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित है, तो क्या है दोस्तों, हरे पौधे। थोड़ा एक मिनट पानी पी लेता हूं दोस्तों। अगला है ऐसे पदार्थ जिनके ऑक्सीकरण के पश्चात जीवधारियों को ऊर्जा प्राप्त होती है कहे जाते हैं, तो क्या कहा जाता है दोस्तों, खाद्य। जीव द्वारा ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दिशा में होता है, जीवों द्वारा ऊर्जा का प्रवाह क्या होता है दोस्तों, एक दिशा में होता है। आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं घास, बकरी तथा मानव। कैसे होता है दोस्तों, जिसको फूड चेन अभी मैंने बताया था दोस्तों, क्या बोलते हैं, फूड चेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, उसको फूड चेन बोलते हैं। कैसे होता है, जैसे मान लीजिए घास है, तो ये क्या हो गया दोस्तों, उत्पादक हो गया। मान लीजिए घास है, ये घास मान लीजिए, जैसे घास, जैसे हिंदी में लिख रहे हैं दोस्तों, ये घास हो गया। घास क्या है आपका दोस्तों, तो ये क्या है, उत्पादक है आपका, उत्पादक है। अब घास को कौन खाएगा दोस्तों, बकरी खाएगी। बकरी मतलब गोट। गोट क्या हो गई दोस्तों, आपकी प्रथम उपभोक्ता हो गई। और गोट को हम कौन खाएगा दोस्तों, मानव खाएगा। तो मानव क्या हो गया दोस्तों, द्वितीय उपभोक्ता हो गया। मतलब घास क्या है, आपका उत्पादक है, घास को कौन खाएगी, बकरी खाएगी, प्रथम उपभोक्ता है। और बकरी को कौन खाएगा, तो बकरी और घास दोनों को कौन खाएगा, आपका मानव खाएगा, वो क्या है दोस्तों, द्वितीय उपभोक्ता है। नेक्स्ट है हमारा कि जीव भार का पिरामिड जिस पारिस्थितिकी तंत्र में उल्टा कहा जाता है वो क्या होता है दोस्तों, तालाब। अभी मैंने बताया कि स्थल पे सीधा बनता है और जल में उल्टा बनता है, और जब ऊर्जा ट्रांसफर होता है तो केवल दोस्तों 10% ही ट्रांसफर हो पाता है। लिंडेमान का नियम है, 10% का लिंडेमान का नियम है ये दोस्तों, और केवल 10% ही ट्रांसफर हो पाता है, बाकी 90% ऊर्जा का ह्रास हो जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न स्तरों के प्रति इकाई क्षेत्र में उपस्थित जीव भार के रेखाचित्र के निरूपण कहते हैं, तो जीव भार का पिरामिड। मैंने अभी बताया था दोस्तों। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जीव भार का पिरामिड होता है सीधा, जल में उल्टा, स्थल में सीधा। इसको याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है ये। पारिस्थितिकी तंत्र में डीडीटी का समावेश होने के बाद किस जीव में उसका संभवतः अधिकतम सांद्र प्रदर्शित होगा, तो किसको होगा दोस्तों, सांप का।
बिकॉज वो जमीन में रहता है। जब कुछ प्रदूषक आहार श्रृंखला के साथ सांद्रता में बढ़ते जाते हैं और ऊतकों में जमा हो जाते हैं तो इस घटना को क्या कहते हैं दोस्तों? जैविक आवर्धन कहते हैं, बायोमैग्निफिकेशन बोलते हैं दोस्तों। क्या? जब कुछ प्रदूषक आहार श्रृंखला के साथ सांद्रता में बढ़ते जाते हैं और ऊतकों में जमा हो जाते हैं, इस घटना को क्या बोलते हैं दोस्तों? जैविक आवर्धन। नेक्स्ट है हमारा डीडीटी जैसे प्रदूषक होते हैं, क्या होते हैं दोस्तों? तो ये जैव अनिम्नीकरणीय होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, पारिस्थितिकी का मित्र नहीं है। क्या है? यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस पारिस्थितिकी का मित्र इसलिए नहीं है दोस्तों कि एक यूकेलिप्टस कम से कम 2000 लीटर पानी एक दिन में वो एब्जॉर्ब करता है। अगर जब एक किसी खेत में यूकेलिप्टस के पेड़ लगा देते हैं दोस्तों और आसपास कोई खेत रखे हैं तो खेत में कोई फसल नहीं होगी, क्योंकि सारे पानी को क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा यूकेलिप्टस। इसलिए पारिस्थितिकी तंत्र का ये मित्र नहीं है। और आपको ये भी पूछ ले कि जल मंडल का सबसे बड़ा आतंकवादी किसे कहते हैं दोस्तों? तो क्या किसे कहते हैं दोस्तों? जो आप जल कुंभ भी देखते हैं ना दोस्तों, जो तालाब वगैरह में होता है, वो क्या है आपका? उसके आतंकवादी के जल मंडल को उसे आतंकवादी कहा जाता है, क्योंकि एक आप बस उसका पत्ता फेंक दीजिए किसी तालाब में और 3 महीने के अंदर पूरा वो तालाब को कवर कर लेगा, जिससे मछलियाँ मरती हैं, क्योंकि ऑक्सीजन और सूर्य का प्रकाश मछलियों को बराबर से मिल नहीं पाता और वो मर भी जाती हैं। नेक्स्ट है हमारा यूकेलिप्टस को उसकी अत्यधिक जल ग्रहण शक्ति के कारण घोषित किया गया है पर्यावरण शत्रु। याद रखिएगा, वृक्ष जो पर्यावरणीय संकट माना जाता है क्या है दोस्तों? तो यूकेलिप्टस। लैंटिक आवास का उदाहरण है तालाब एवं दलदल। लैंटिक आवास का उदाहरण क्या है दोस्तों? तालाब एवं दलदल। अब के स्थिर जल के आवास लैंटिक आवास के अंतर्गत आते हैं। इनके उदाहरण है आर्द्र भूमि आते हैं, तालाब, झील और जलाशय। बहते जल के आवास लैंटिक आवास कहा जाते हैं। किसे कहा जाता है दोस्तों? तो नदी। इसको मैं एज इट इज याद कर लीजिएगा दोस्तों, मैं पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगा, आपका इकोलॉजी वाला चैप्टर कवर हो जाएगा। इससे बाहर एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा दो भिन्न भिन्न समुदायों के बीच संक्रांति का क्षेत्र कहलाता है इकोटोन। मतलब दो भिन्न समुदाय, जैसे मान लीजिए एक कृत्रिम हो चाहे प्राकृतिक हो, उनके बीच के जो क्षेत्र बनेगा उसको दोस्तों क्या बोलते हैं? इकोटोन बोलते हैं। सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है महासागर का, क्योंकि ये बदलेगा नहीं, क्योंकि मानव की पहुंच वहां से दूर है, इसलिए सर्वाधिक स्थिर है। सबसे अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है समुद्री, ये भी मैंने बताया ये भी। नेक्स्ट है हमारा पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं दोस्तों, इसको याद रखिएगा। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्र को क्या कहते हैं? जैव भू रासायनिक चक्र। जल चक्र को ओडम ने सम्मिलित किया था गैसीय चक्र में। आपको पता है H2O, तो इसलिए इसको H2O इसी से मिलकर जल बना है दोस्तों। तो ये भी गैस है, ये भी गैस है, हाइड्रोजन भी गैस है और ऑक्सीजन भी गैस है। नेक्स्ट है हमारा पारिस्थितिकी संतुलन से संबंध नहीं है किसका? तो औद्योगिक प्रबंधन का। पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्यता है यह जिस आंदोलन का नारा है, किसको कहा है दोस्तों? चिपको आंदोलन का। चिपको आंदोलन दक्षिण का आंदोलन था दोस्तों। इसमें क्या है, कुछ महिलाएं थी जो पेड़ काटने के विरोध में पेड़ों से चिपक गई, उसी को बोला जाता है दोस्तों। सुंदरलाल बहुगुणा का नाम सबसे पहले आता है, सुंदरलाल बहुगुणा का नाम आता है दोस्तों चिपको आंदोलन से, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा नर्मदा नदी के ऊपर बनाई जा रही बहुउद्देशीय बांध परियोजना को रोकने के लिए चलाया गया आंदोलन क्या कहलाता है? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन। नेक्स्ट है हमारा दक्षिण भारत का पर्यावरण संरक्षण संबंधित आंदोलन है, अभी बताया मैंने, एपिको आंदोलन, चिपको आंदोलन बंगाल और एपिको आंदोलन भी उधर ही का है। चिपको आंदोलन संबंधित है पादप संरक्षण से, मतलब पेड़ पौधों से। नेक्स्ट हमारा पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित प्रमुख कथन है। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एजी टांसले ने किया था, जो हम पहले पढ़ चुके हैं दोस्तों। जो जीवन अपना भोजन स्वयं उत्पादित करते उन्हें स्वपोषित कहते हैं, ये क्या है आपका कथन है। पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था दोस्तों? तो एजी टांसले ने, हम लोग पढ़ चुके हैं दोस्तों। सूक्ष्म जीवों, मृत पौधों, जंतुओं और अन्य जैविक पदार्थों को सड़ा गला कर वियोजित करते हुए कहलाते हैं क्या दोस्तों? वियोजक, डिकम्पोजर कहलाते हैं। पारितंत्र की घटती उत्पादकता के क्रम में जो अनुक्रम सही है क्या है दोस्तों? तो सबसे पहले मैग्रोव आएगा, फिर घास स्थल, फिर झील, फिर महासागर। क्या पूछा? पारितंत्र की घटती उत्पादकता के क्रम में अनुक्रम सही है, तो सबसे ज्यादा उत्पादक कहाँ आएगा दोस्तों? मैग्रोव, फिर घास स्थल, फिर झील, फिर उसके बाद से महासागर। अधिक विविधता वाले पारितंत्र की उत्पादकता भी होगी अधिक। खाद्य श्रृंखला उस क्रम का निर्देशन करती है जिसमें जीवों की एक श्रृंखला एक दूसरे के आहार के द्वारा होती है, क्या कहलाती है दोस्तों? पोषित कहलाती है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का अंतरण क्रमबद्ध स्तरों की एक श्रृंखला में होता है, जिसे कहते हैं क्या? फूड चेन।
बताया अभी कि पहले हरे पादप होंगे, उसके बाद से उन्हें प्रथम उपभोक्ता खाएगा, प्रथम उपभोक्ता को द्वितीय उपभोक्ता खाएगा दोस्तों। तो ये क्या है आपका, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, अपमार्जक जीव आएंगे, अपघटक आ जाएंगे। तो ये एक चैन है, फूड चैन इसको बोलते हैं। जीवमंडल परिस्थिति तंत्र ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दिशा में। ये इंपॉर्टेंट दोस्तों, याद कर लीजिएगा। दो बात इसमें याद करना है कि एक ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशा में होता है और केवल 10% ही ऊर्जा पहुंच पाती है दूसरे, जब ट्रांसफर होता है 90% ऊर्जा का ह्रास हो जाता है। ऊर्जा का न तो सृजन हो सकता है और न ही उसने नष्ट किया जा सकता है। यह एक स्वरूप है, दूसरे स्वरूप में परिवर्तित हो सकती है। क्या है, ऊष्मा गति के पहले नियम के अनुसार। हर पोषण स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा की मात्रा क्या होती है, घटती जाती है। विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों में उत्पादों की सकल उत्पादकता का ही शाकाहारियों द्वारा संगीकृत हो पाता है लगभग 10% भाग, अभी मैंने बताया, और 90% भाग क्या हो जाता है दोस्तों, क्षरण हो जाता है। सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था दोस्तों, तो अर्तिजनेस ने। और दोस्तों ये क्वेश्चन रीट में आ चुका है, एकदम सेम क्वेश्चन एज इट इज आया था रीट 2021 में। ये क्वेश्चन क्या हुआ दोस्तों, आ चुका है ये। नेक्स्ट है हमारा पारिस्थितिकी निशे की संकल्पना को पारित किया किसने दोस्तों, तो ग्रीनेल ने किया था। पारिस्थितिकी पादप पदछाप के माप की इकाई है भूमंडलीय हेक्टर, भूमंडलीय हेक्टर के नाम से उसे नापा जाता है। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं दोस्तों, तो पारिस्थितिकी पदछाप कहते हैं। इसको अब दोस्तों 2-3 बार पढ़ लीजिएगा, सारे क्वेश्चन आपके समझ में आ जाएंगे और याद हो जाएगा दोस्तों, ताकि एग्जाम में इससे कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन आए। इससे इकोलॉजी में एकदम एज इट इज फैक्ट पूछता है दोस्तों, इसमें कोई ऐसा कुछ नहीं है कि उसमें अपने मन से बना देंगे, एकदम फैक्ट पूछा जाता है दोस्तों। और आपको इस चैप्टर से पूरे जितने भी क्वेश्चन इकोलॉजी बनने वाले थे सारे मैंने इसमें डाल दिए दोस्तों, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। अगला है अविवेकशील जीवन शैली, जिसमें पारिस्थितिकी तंत्र के घटकों यथा जल, ऊर्जा इत्यादि का आवश्यकता से अधिक दोहन किया जाता है, बढ़ा देती है, क्या देती है, पदछाप के आकार को। भारतीय वन जीवन संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था 1972 में, सबको पता है दोस्तों। 1986 में टाइगर रिजर्व वाला आया था, प्रोटेक्ट एक्ट आया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पर्यावरण संरक्षण एवं सुधार के लिए किया गया था 1986 में, ये भी पता है आपको, बता चुका हूँ पिछले क्लास में। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी पदछाप। ये पढ़ा चुका हूं दोस्तों, ये हो गया। अगला देखते हैं। अब देखिए, मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट पारिस्थितिकी तंत्र में सेवाओं की प्रमुख वर्गों का वर्णन है, तो व्यवस्था, समर्थन, नियंत्रण, संरक्षण और सांस्कृतिक। ये बस ऐसे देख लीजिएगा। वह जो एक समर्थन सेवा है, पोषक चक्रण और फसल परागण। जैव वानिकी के संबंध में सही, यह पारिस्थितिकी तंत्र का पर्याय है। यह प्राकृतिक तंत्र के मूल्य पर बल देता है जो मानव तंत्रों को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है दोस्तों, जनजातियों एवं अन्य पारंपरिक वन निवासियों के वन अधिकारों को मानकर अधिनियम लागू किया गया था। कब किया गया दोस्तों, जनजातियों को अन्य पारंपरिक वासियों के वन अधिकार को, मतलब एक नियम आया था दोस्तों कि जो जनजातियाँ जंगल में रह रही हैं और लगभग 20 सालों से रह रही हैं, तो उन्हें वहाँ से हटाया नहीं जाएगा। यह सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था। यह कब आया था दोस्तों, दिसंबर 2006 में आया था, इसको याद रखिएगा। वन संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ, तो 1980 में। मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट पारिस्थितिकी तंत्र की सेवाओं में प्रमुख वर्गों का वर्णन करता है, तो व्यवस्था, समर्थन, नियंत्रण, संरक्षण और सांस्कृतिक। दोस्तों ये हो चुका है, एक चलते हैं। जैव वानिकी अर्थात बायोमिक्स, नॉमिक्स शब्द बायो तथा नॉमिक्स शब्दों से मिलकर बना है। बायो शब्द का तात्पर्य जीवों का या जीवन से है, जबकि नॉमिक्स ग्रीक शब्द नोमोस से व्युत्पन्न है, जिसका अर्थ है लॉ, नियम। बायोनॉमिक्स शब्द का शाब्दिक अर्थ है जीवन के नियम। इसको याद रखिएगा दोस्तों। किसी जल में निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाती है, क्या कहलाते हैं उसको, पिक्नाक्लाइन कहलाता है दोस्तों। किसी जल में लवणता प्रवणता को प्रदर्शित करता है, क्या, हेलोक्लाइन बोलता है दोस्तों उसको। किसी जल में से पूछ देगा दोस्तों, एकदम एक्चुअल फैक्ट पूछेगा दोस्तों, एकदम सेम। किसी जल निकाय में गहराई के साथ तापमान परिवर्तन को दर्शाता है, तो क्या कहलाता है दोस्तों, थर्मोक्लाइन कहलाता है। पारितंत्र उत्पादक के संदर्भ में समुद्री प्रवाह क्षेत्र इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये समुद्र उत्पादकता बढ़ाते हैं, पोषकों को सतह पर क्या करते हैं दोस्तों, लाकर। वायु प्रवाह द्वारा समुद्र की सतह पर विद्यमान गर्म पोषक रहित जल को सघन ठंडे तथा पोषण तत्वों से परिपूर्ण जल द्वारा स्थानीकरण कर दिया जाता है, तो क्या बोलते हैं उसको दोस्तों, समुद्री उत्पाद द्वारा ऐसा किया जाता है।
पारिस्थितिकी तंत्र संवेदी क्षेत्र वे क्षेत्र जिन्हें घोषित किया गया है तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत। अब देखिए दोस्तों, पारिस्थितिकी तंत्र संवेदी क्षेत्रों में कृषि को छोड़कर सभी मानव क्रियाओं का निषेध है नहीं है, बल्कि कुछ पर प्रतिबंध लगाया गया है और कुछ को किया गया है। क्या है? विनियमित। घास स्थलों में वृक्ष पारिस्थितिकी अनुक्रमण के अंश के रूप में जिस कारण घास को प्रतिस्थापित नहीं कर सकते वो है क्या है? जल की सीमाओं एवं आग के कारण। भौतिक वातावरण में किसी समुदाय का समय के साथ रूपांतरण ही कहलाता है पारिस्थितिकी अनुक्रमण। जैविक अनुक्रमण की व्यवस्था को सही क्रम में क्या दोस्तों? निम्नीकरण, प्रवास, स्थापन, प्रतिक्रिया और स्थिरीकरण। दोस्तों इसको एज इट इज याद कर लेना है। जैविक अनुक्रमण की प्रावस्थाओं का सही क्रम क्या है दोस्तों? निम्नीकरण है, प्रवास है, स्थापन है, प्रतिक्रिया है और स्थिरीकरण है। वर्ष 1916 में पौधों की विभिन्न प्रजातियों का अध्ययन किया गया था। अनुक्रमण की सर्वमान्य परिभाषा दी थी, किसने दी थी दोस्तों? A.F. क्लीमेंट ने दी थी इसको। वह प्राकृतिक विधि जिसके अंतर्गत एक ही निहित तथा निश्चित स्थान पर एक विशेष समूह द्वारा विस्थापित हो जाता है, क्या कहलाता है दोस्तों? अनुक्रमण कहलाता है। दोस्तों इस प्रकार आज का ये टॉपिक इकोलॉजी समाप्त होता है दोस्तों। इसमें कुछ समझाने वाला नहीं था, केवल फैक्ट थे दोस्तों, इसीलिए मैं इसको MCQ फॉर्म में लाकर वन लाइनर क्वेश्चन देता आया हूँ। जब पूरा चैप्टर कर लेंगे दोस्तों, 4-5 चैप्टर और बचे हुए हैं सीटेट के EVS के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसी से क्वेश्चन आएगा दोस्तों, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो दोस्तों इसको मैं MCQ फॉर्म में करवाऊंगा जब पूरा चैप्टर खत्म कर लेंगे दोस्तों। तो इसकी ये PDF आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दी जाएगी। ये PDF आपको टेलीग्राम शेयर कर दी जाएगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। और PDF के लिंक के लिए आप हमारे टेलीग्राम लर्न विद एडू फंडास ज्वाइन कर लें, वहाँ पर आपको PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी दोस्तों। तब तक के लिए पढ़ते रहें, सुरक्षित रहें, धन्यवाद।